दोस्तों नमस्कार। चर्चा के विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूँ। आज चर्चा करूँगा कि क्या उत्तर प्रदेश में जो चुनौती सामने आती हुई दिखाई दे रही है, क्या योगी आदित्यनाथ उस चुनौती का मुकाबला करने के लिए तैयार है या उत्तर प्रदेश को कुछ बुरे दिन भी देखने पड़ सकते हैं। हालांकि लद्दाख के बारे में लगातार अपडेट आप लोग पढ़ रहे होंगे। सोनम वांगचुक जो अपने आप को एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में अभी तक प्रेजेंट करता था, अब बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वो विदेशी ताकतों का एक प्यादा है और जिसे भारत के कुछ उन राजनीतिक ताकतों का समर्थन है जो किसी भी कीमत पर, यहाँ तक कि देश हित पर भी केंद्र की सरकार को गिराना चाहती हैं या उसको परेशान करना चाहती हैं। सोनम वांगचुक उस लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहा है जिसकी कुल आबादी 3 लाख है। उत्तर प्रदेश में ऐसी कई नगर पालिकाएं भी हो सकती हैं जिनकी आबादी 3 लाख है और इन 3 लाख की आबादी में भी 46% लोग मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। सिर्फ यही नहीं, एक और वो सोशल एक्टिविस्ट के नाम पर लद्दाख में नौकरियों के अवसर पैदा करने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं उसका क्लाइमेट चेंज के नाम पर विरोध करता है और दूसरी ओर लद्दाख के युवाओं को बेरोजगारी के नाम पर भड़काने का प्रयास करता है। और बात यहीं तक सीमित नहीं है, उसने अपने उस ट्रस्ट में जिसको कानूनी रूप से विदेशी चंदा लेने की परमिशन नहीं थी, उस ट्रस्ट के खातों में भी विदेशों से पैसा लिया। उसने कुछ अपनी प्राइवेट कंपनियां बनाई, विदेशों से पैसा ट्रस्ट के खाते में लिया और ट्रस्ट से वो खाता अपनी कंपनी के खाते में और कुछ अपने खातों में ट्रांसफर किया। उसने अपने कई सारे बैंकों में खाते खोल रखे, लेकिन उन खातों को अपने विवरण में सरकार से छिपा रखा है और उन खातों में विदेशों से पैसा आ रहा है और विदेशों से जो पैसा आ रहा है उस पैसे को सरकार को नहीं बताया जा रहा कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है। उसकी पत्नी के बारे में आपने सुन लिया होगा। अमेरिका के उस इंस्टीट्यूट की वो फेल हो रही है जहाँ पर यह कहा जाता है CIA के एजेंट्स को तैयार किया जाता है कि उन्हें किन परिस्थितियों में जाकर किस तरीके से काम करना है, कैसे माहौल बनाना है, कैसे माहौल बिगाड़ना है, ये सारी तैयारियां करी जाती है। कहा जाता है कि वो महिला जो भारत की बिना नागरिकता लिए पिछले 32 साल से सोनम वांगचुक के साथ रह रही है, वो उसी इंस्टीट्यूट से निकली हुई एक महिला है। फिलहाल सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया। शायद केंद्र सरकार का देर से उठाया गया, लेकिन एक सही कदम है। एक ही नहीं, सोनम वांगचुक जैसा यदि कोई और भी है तो उसको गिरफ्तार करके जेल के सिक्चों में डाला जाना जरूरी है। सोनम वांगचुक ने ही लद्दाख में आग लगाई। उसने नेपाल से कुछ गुंडे तत्वों को हायर करके लद्दाख बुलाया। उसने कश्मीर के कुछ जिहादी तत्वों को हायर करके लद्दाख बुलाया और लद्दाख में हिंदुओं की संपत्ति को जलाया, फूका और हिंदुओं को नुकसान पहुंचाया। एक सुनियोजित षड्यंत्र था। फिलहाल अब मैं आपको लेकर चलता हूं उत्तर प्रदेश पर। आपको पता है कि लगातार भारत के अनेक राजनीतिक दल छात्रों से, युवाओं से
और जनजेट से मांग कर रहे हैं कि वो सड़कों पर आए और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करें। राहुल गांधी ने भी अपील करी थी, लेकिन वो उनके पूरे प्रयास विफल हो गए। अब जब वो पूरे प्रयास विफल हो गए तो देश के कुछ राज्यों को सांप्रदायिक हिंसा की आग में जलाने का प्रयास किया जा रहा है। मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि कानपुर, उन्नाव और कुछ जगहों पर कुछ खास पोस्टरों के साथ तनाव पैदा करने का प्रयास हुआ। अब ये तनाव पैदा करने का प्रयास, ताज़ा प्रयास हुआ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बड़े शहर बरेली में। जुम्मे की नमाज के बाद एक मजहबी समुदाय सड़कों पर उतरा और उसका पुलिस से टकराव हुआ। दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। प्रशासन का दावा है कि मुस्लिम नेता तौकीर रजा ने इस भीड़ को उकसावे वाले भाषण देकर एकत्रित किया था और उनका प्रयास शहर के माहौल को खराब करना था। और इसी उनके उकसावे के तहत, उनके उकसावे पर, उनके द्वारा बताए गए स्थान पर एक भारी भीड़ इकट्ठी हुई। उस भीड़ के पास वहाँ एकत्र होने की, बरेली शहर में जुलूस निकालने की कोई परमिशन नहीं थी। नतीजा ये था कि पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर किया। दूसरी ओर मजहबी समुदाय के प्रवक्ताओं का कहना है कि हम अपनी आस्था का प्रदर्शन कर रहे थे और आस्था का प्रदर्शन करना किसी कानून का उल्लंघन नहीं है। उनका आरोप है कि प्रशासन की कार्रवाई उत्तेजक थी, उकसाने वाली थी, लेकिन हमारे लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रशासन के साथ सहयोग किया और जब वो प्रशासन ने तितर बितर किया तो वो शांतिपूर्ण तरीके से अपने घर चले गए। हालांकि जब हम बहुत सारे वीडियोज को देखते हैं तो दोनों पक्षों के दावे में कुछ फर्क दिखाई देता है। एक बात बहुत साफ है कि भीड़ के इरादे नेक नहीं थे और यदि पुलिस और प्रशासन ऐसी कही सुनी बातों पर विश्वास कर लेता और भीड़ को अपनी मर्जी से शहर में घुसने देता तो बरेली में एक बहुत बड़ा कांड हो सकता था और पूरे शहर में जान माल का नुकसान हो भी सकता था। हालांकि होता ही ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन भीड़ के इरादे कुछ ऐसे लग रहे थे। भीड़ में जिस तरीके की नारेबाजी हो रही थी, भीड़ को जो लोग भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे उनके इरादे साफ दिखाई नहीं दे रहे थे, नेक दिखाई नहीं दे रहे थे। प्रशासन ने भी उनको तितर-बितर करने के लिए जितना बतला रहा है उससे ज़्यादा बल प्रयोग किया, लेकिन यह बल प्रयोग करना ज़्यादा जरूरी था। यदि प्रशासन उतना बल प्रयोग नहीं करता तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा शहर आग की लपटों में झुलस सकता था और फिर यह आग कहीं को भी फैल सकती थी, क्योंकि आग को फैलाने के लिए बहुत सारी ताकतें सक्रिय हैं। कहीं उन्होंने धार्मिक वेशभूषा पहन रखी है तो कहीं उन्होंने राजनीतिक वेशभूषा पहन रखी है, कहीं वो अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट कर रहे हैं, कहीं वो अपने आप को विचारक कर रहे हैं। फिलहाल बरेली पुलिस की इस बात के लिए प्रशंसा करनी होगी कि उसने भीड़ के इरादों को समय रहते समझ लिया और
भीड़ के नापाक इरादों को विफल कर दिया। इस पर उत्तर प्रदेश के विपक्षी दलों का भी बयान आया है और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इसे उत्तर प्रदेश सरकार की तानाशाही कही है। उनका कहना है कि आस्था का प्रदर्शन करने पर भी रोक लगी है, आखिर ये तानाशाही नहीं है तो क्या है। उन्होंने पूछा है कि क्या सरकार जनता से इतना डरती है। हालांकि अखिलेश यादव को योगी आदित्यनाथ की या भाजपा की सरकार की आलोचना करने से पहले अपने समाजवादी पार्टी के क्रियाकलापों पर भी ध्यान दे लेते तो शायद वो ये बयान नहीं देते। आपको तो मालूम ही होगा कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो पूरे उत्तर प्रदेश में सरकार के खिलाफ धरना और प्रदर्शन की बात ही छोड़ दो, यदि कहीं कोई स्थानीय स्तर पर भी सरकार के खिलाफ 100-150 लोगों ने प्रदर्शन किया तो पुलिस ने कठोर कार्रवाई करी। और आपको याद होगा अयोध्या में तो निरपराध लोगों पर, जिनके हाथों में कोई हथियार नहीं था, जो खाली हाथ थे, जो सिर्फ नारेबाजी कर रहे थे, उनके ऊपर गोलियां चलाई और आज तक मृतकों की संख्या अज्ञात है, क्योंकि आरोप है कि बहुत सारे मृतकों को नदियों में बहा दिया गया या पेट्रोल डालकर फूंक दिया गया। तो अच्छा होता कि योगी आदित्यनाथ जी की आलोचना करने से पहले आपकी अपनी सरकार ने उत्तर प्रदेश में क्या करा है इस पर भी देख लेते। उधर हैदराबाद से ओवैसी साहब का भी बयान आया है और उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की और इस पुलिस कार्रवाई की निंदा करी है। फिलहाल एक बात तो बहुत साफ दिखाई दे रही है कि जिस तरीके से कहीं ना कहीं लद्दाख से लेकर लद्दाख, कानपुर, उन्नाव, बरेली, जिस तरीके से कुछ धार्मिक उन्माद पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, इसके पीछे कारण यह है कि विपक्षी नेताओं ने जो युवाओं से, छात्रों से और जेट से सड़कों पर आकर मोदी सरकार का विरोध करने की अपील करी थी, वो विफल हो गई। अब उनको ये लगता है कि एक मजहबी संप्रदाय जो पहले से ही भाजपा से चिढ़ता है, या मैं ये भी कह सकता हूं कि उसके और भाजपा के बीच में परस्पर अविश्वास है। भाजपा उसे को लगता है कि हमारे विरोधी है और उसे ये लगता है कि भाजपा हमारी विरोधी है। हालांकि बहुत सारे लोगों का, जिसमें भाजपा के भी लोग हैं, उनका ये कहना है कि भाजपा की चाहे अटल जी की सरकार रही हो, चाहे भाजपा की मोदी जी की सरकार हो और चाहे उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार हो, इन सरकारों का सबसे ज़्यादा फायदा इस मजहबी संप्रदाय को ही मिला है, इन्होंने ही उठाया। चाहे वो प्रदेश की सामूहिक विवाह योजना हो, चाहे वो आयुष्मान कार्ड की योजना हो, चाहे वो मोदी सरकार के शौचालय की योजना हो, चाहे वो मोदी सरकार की मकानों की योजना हो, चाहे वो मोदी सरकार की मुद्रा योजना हो। सच ये है कि इन योजनाओं में बहुत बड़ा हिस्सा इसी मजहबी संप्रदाय को मिला है, जो भाजपा से चिढ़ता है या जिसके और भाजपा के मध्य में अविश्वास है। फिलहाल ये राजनीतिक ताकतें जो सरकार के विरोधी हैं, अब उनको लगता है कि चूंकि आम युवा, आम छात्र
सरकार के विरोध में नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव ने दिखा दिया, हिमाचल यूनिवर्सिटी के चुनाव ने दिखा दिया, अभी इसके अलावा कई और विश्वविद्यालयों में चुनाव हो चुके हैं और सब जगह NSUI बुरी तरीके से पराजित हो रही है और वहां पर भाजपा के छात्र संगठन सभी मुख्य पदों पर कब्जा कर रहे हैं। तो अब इन ताकतों को लगता है कि सांप्रदायिक आधार पर, धार्मिक भावनाओं के आधार पर उत्तर प्रदेश में आग लगाई जाए। सवाल है, अभी तो एक बरेली में ही आग लगाने का प्रयास हुआ। यदि पूरे उत्तर प्रदेश में एक साथ ऐसा प्रयास हो गया तो क्या योगी जी उस चुनौती से निपटने में सक्षम है? क्या भारतीय जनता पार्टी उस चुनौती से निपटने में सक्षम है? यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि योगी सरकार के मंत्रियों के बीच में आपस में भी मतभेद की खबरें यदा कदा आती रहती है। खासतौर से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से योगी जी के गहरे मतभेद बताए जाते हैं। कहा यह भी जाता है कि केंद्र में बैठे हुए भाजपा के कई नेता मौके की तलाश में हैं कि कब ऐसा मौका आए जब वो योगी जी से ये कह सकें कि आप उत्तर प्रदेश की सत्ता को संभालने में विफल हो, आप उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को नहीं संभाल पा रहे हो, इसलिए आप मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दो और किसी और को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जा रहा। भाजपा में मतभेद इस कदर है कि 2 साल होने जा रहे हैं। 2 साल का भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रही। इसका सबसे बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में आपस में बहुत ज़्यादा मतभेद है और उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के बहुत मतभेद है। हालांकि पिछले दिनों से RSS के प्रमुख ने कई बार सार्वजनिक रूप से ये बताने का प्रयास किया है कि उसका भाजपा से मतभेद नहीं है और भाजपा के भी लोगों ने बयानबाजी करी है। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो आखिर क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रही? आखिर क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में ना तो ये कह पा रही है कि जो अभी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बने हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष, वो ही अगले कार्यकाल के लिए उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रहेंगे, और यदि वो उनको नहीं रखना चाहती है तो वो उत्तर प्रदेश को भी एक नया भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष देने में असफल है। यह इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में बैठे शीर्ष नेतृत्व में भी मतभेद है, शीर्ष नेतृत्व और भाजपा में भी मतभेद है, शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश भाजपा में भी मतभेद है। कहीं ना कहीं योगी जी से मुख्यमंत्री पद और प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर मतभेद है। यदि मतभेद ना होते तो केंद्रीय नेतृत्व, जिसमें अमित शाह भी हैं और जिसमें मोदी जी भी हैं, अब तक ये कई बार बयान दे चुके होते कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी बने रहेंगे। हालांकि लोकसभा में अखिलेश यादव जी के एक प्रश्न के उत्तर में अमित शाह जी ने कहा था कि अगला टर्म भी योगी जी पूरा करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा अटकलों को विराम लगा था। लेकिन उसके बाद भी खबरें लगातार आती रहती हैं कि केंद्रीय नेतृत्व में कुछ लोग ऐसे हैं जो मोदी जी को हटाना चाहते हैं। तो जब भाजपा में इतने मतभेद हैं कि वो इस मुख्यमंत्री से यह नहीं कह पा रहे कि मुख्यमंत्री आप ही रहेंगे, वो उत्तर प्रदेश को नया अध्यक्ष नहीं दे पा रही, और यदि नहीं देना है तो पुराने अध्यक्ष से यह नहीं कह पा रही कि आप ही अध्यक्ष रहेंगे, और अपना नया अध्यक्ष नहीं चुन पा रही,
तो यदि उत्तर प्रदेश के बरेली की तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश या पूरे उत्तर प्रदेश में अचानक कोई धार्मिक उन्माद पैदा हो गया, जो कोई भी पक्ष कर सकता है, ऐसा नहीं है कोई एक ही धर्म वाले लोग पैदा करेंगे, कोई भी कर सकता है, कोई भी किसी राजनीतिक ताकत के चढ़ाई मार सकता है, कोई भी किसी डीप स्टेट के भारत विरोधी ताकतों को चढ़ाई मार सकता है। यदि उसने पूरे उत्तर प्रदेश का माहौल खराब कर दिया तो जो भाजपा की सरकार एक मत नहीं है, जो भाजपा का संगठन एक मत नहीं है, वो उस चुनौती का मुकाबला कैसे करेगा, ये चिंता का विषय है। क्या योगी जी ऐसे में ऐसा कठोर कदम उठा सकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है एक कदम उठाते समय योगी जी को डर लगे कि यदि मैंने बहुत कठोर कदम उठा लिया तो राज धर्म के नाम पर मेरी पार्टी के लोग मेरा विरोध करना शुरू कर देंगे, केंद्रीय नेतृत्व के लोग जो मुझे हटाना चाहते मुझे हटा देंगे, और योगी जी असमंजस में तो नहीं पड़ जाएंगे। कहीं भाजपा का कार्यकर्ता गुटों में तो नहीं फंस जाएगा कि कोई गुट ये सोचे कि प्रदेश की हालत खराब होने दो, खराब होगी तो योगी जी को हटाने का मौका मिल जाएगा, और एक गुट ये सोचे कि योगी जी का साथ दो ताकि प्रदेश की व्यवस्था खराब ना हो। और इस चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि उत्तर प्रदेश के भाजपा के कार्यकर्ता ही गांव से लेकर लखनऊ तक आपस में लड़ते हुए दिखे। ये चिंता का विषय है, और ये चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कुछ धार्मिक आस्थाओं के प्रदर्शन का प्रयास करा जा रहा है, जिस तरीके से कुछ उत्तेजनात्मक बातें कही जा रही हैं, उत्तेजनात्मक नारे दिए जा रहे हैं, उत्तेजनात्मक बयान दिए जा रहे हैं, उससे बिल्कुल स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश के माहौल को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी शुक्रवार को बरेली का माहौल खराब हुआ है, और उसके बाद आपने सोशल मीडिया पर एक बयान पढ़ा होगा, बहुत सारे लोगों ने पोस्ट किया कि बरेली में भीड़ इकट्ठा नहीं, कि लखनऊ में भीड़ इकट्ठा नहीं होगी, जन सैलाब आएगा, आप अपनी पुलिस की बंदूकों को तैयार रखना। ये बयान उत्तेजनात्मक है। ये बयान एक महिला की ओर से आया, और उस महिला का संबंध उत्तर प्रदेश के एक विपक्षी राजनीतिक दल से है, और यह महिला पहले भी उत्तेजनात्मक बयान देती रही है और माहौल को खराब करने का प्रयास करती रही है। अब बरेली के बाद उसका ये कहना कि लखनऊ में जनसैलाब आएगा और आप अपनी पुलिस की बंदूक का तैयार रखना, यह इस बात का इशारा है कि बरेली में तो आपने कंट्रोल कर लिया, लेकिन लखनऊ में हम इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठा होंगे कि आपकी पुलिस, आपकी सरकार हमें रोक पाने में असफल होगी। दोस्तों, ये बातें बहुत चिंतित करती हैं भाजपा के नेतृत्व को, भाजपा की सरकार को। इन सब बातों के मद्देनजर सबसे पहले अपने आपसी मतभेद निपटाने चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो भी मतभेद है सरकार के मंत्रियों के बीच में, वो निपटने चाहिए, क्योंकि योगी जी के अलावा कोई और मंत्री मुझे विपक्ष पर आक्रामक दिखाई नहीं देता। केशव प्रसाद मौर्य जब तब अखिलेश यादव जी के ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप तो लगाते हैं, और अखिलेश यादव केशव प्रसाद मौर्य जी पर व्यक्तिगत आक्षेप लगाते हैं, लेकिन वो सपा पर या विरोधी ताकतों पर बड़ा हमला नहीं करते, और बाकी मंत्री भी ऐसा लगता है चुप रहते हैं कि पता नहीं कल को किस खेमे का मुख्यमंत्री बन जाए। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि यदि भाजपा के प्रदेश में मंत्रिमंडल में ये मतभेद बने रहे, भाजपा के प्रदेश नेतृत्व में मतभेद बने रहे, और केंद्र में मतभेद बने रहे, और केंद्र और भाजपा में मुख्यमंत्री पद
या भाजपा के संगठन को लेकर मतभेद बने रहे, तो जिस तरीके से बयान आ रहे हैं कि लखनऊ में जन सैलाब आएगा और आप उनकी बंदूकों को तैयार रखना, इसका मतलब है कि कोई साजिश तो हो रही है। इस साजिश के पीछे भारत के कुछ राजनीतिक दल भी हो सकते हैं जिनके इरादे बड़े साफ हैं, और अंतर्राष्ट्रीय ताकतें भी हो सकती हैं, क्योंकि इस वक्त पूरा यूरोप हो या अमेरिका और उसके मित्र देश हो, और अभी मैं चीन को भी ग्रीन सिग्नल ले दूंगा, चीन भी उन देशों में शामिल हो सकता है जो मोदी सरकार द्वारा भारत को आत्मनिर्भर, विकसित और एक ऐसे देश के रूप में खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है जो ना अमेरिका की चुनौती से डरे, ना चीन की चुनौती से डरे और ना पाकिस्तान की चुनौती से डरे। तो उन प्रयासों को रोकने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय ताकतें पूरा प्रयास कर रही हैं, और भारत की कई राजनीतिक ताकतें इनके गोदी में खेल रही हैं। ऐसी ही ताकतों ने पाकिस्तान और सऊदी अरब को समझौता कराया है, ऐसी ही ताकतें बांग्लादेश में बैठी हैं, ऐसी ही ताकतें म्यांमार का विभाजन करने का प्रयास कर रही हैं, ऐसी ही ताकतें भारत के पूर्वोत्तर में हिंसा फैला रही हैं, और यही ताकतें उत्तर प्रदेश सहित देश के हिस्सों में ये सांप्रदायिक तनाव पैदा करने का प्रयास कर रही हैं। तो ये बहुत चिंता करने वाली बात है, और निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है कि यदि यह बड़ी चुनौती आएगी तो योगी जी इन हालातों में इन चुनौतियों का मुकाबला कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये चिंतन का विषय है दोस्तों। फिलहाल आज की चर्चा यहीं तक, फिर मिलूंगा और फिर किसी विषय पर बात करूंगा। तब तक के लिए चलते चलते रोजाना की तरह आपसे फिर निवेदन कर रहा हूँ, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।